नमस्कार दोस्तों, सुरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए हिंदी का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी को संवैधानिक रूप से 14 सितंबर 1949 को कौन सी भाषा घोषित किया गया? तो ऑप्शन में राजभाषा, राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा। तो देखिए हिंदी को जो है संवैधानिक रूप से 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा घोषित किया गया था। उसके बाद आपको बताते हैं कि भारत की जो है राष्ट्रीय भाषा भी जो है हिंदी है, मगर इसे संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं प्राप्त है। और आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है हिंदी ही है और दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है बंगाली भाषा। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में कर्ता, कर्म, करण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो कर्ता कहलाता है। आपको बताए थे कि कारक के कुल 8 विभक्ति होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो कर्ता ने कर्म को करण से, सपादान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी हो अरे। ठीक है। तो देखिए कारक के जो है टोटल 8 विभक्ति हैं। तो देखिए कर्ता क्या हो गया? जो क्रिया को संपन्न करने वाला जो है कर्ता कहलाता है। उसके बाद बता देते हैं कि क्रिया से प्रभावित होने वाला क्या कहलाता है? तो कर्म कहलाता है। उसके बाद देखिए क्रिया का साधन या उपकरण कौन बनता है? तो करण बनता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरता किस संज्ञा का बोध कराता है? तो ऑप्शन में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो देखिए सुंदरता जो है आपको कौन चीज़ हो गया? तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। यानी सुंदरता को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, अनुभव कर सकते हैं, एक फीलिंग ले सकते हैं, मगर देख नहीं सकते हैं। या आप किसी से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, यह सब क्या है? आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन कौन हो जाता है? तो नदी हो गया, पुरुष हो गया, महिला हो गया, या पहाड़ हो गया, जो आपको जाति का बोध कराता हो। वहीं अगर यहाँ किसी विशेष लड़की का नाम रहता, मान लीजिए गीतांजलि, सना, मान लीजिए मोहन, अगर किसी का विशेष लड़का का नाम रहता तब वो क्या हो जाता? आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। उसके बाद देखिए गुच्छा हो गया, समूह हो गया, सेना हो गया, यह सब क्या है? आपको समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्य और अहिंसा का डॉट डॉट संबंध है। ठीक है। यानी यह खाली स्थान भरने वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है भीषण, विकट, घनिष्ठ, निकट। तो देखिए सत्य और अहिंसा का कैसा संबंध है? तो सत्य और अहिंसा का जो है घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि आपको बता दें कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह जो है हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाता है। यानी वह जो है शांति का मार्ग अपनाता है, बिना लड़ाई किए हुए कोई काम करवाना चाहता है। जैसे गांधी जी शुरुआती दौर में अहिंसा का मार्ग अपनाते थे और साथ ही वो कहे थे कि सत्य जो है परेशान हो सकता है मगर पराजित जो है नहीं हो सकता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन में है घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना, मदद करना। तो देखिए घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो विवाह करना होता है। यानी आप एक अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आप अपना घर बसा रहे हैं, आप अपना विवाह कर रहे हैं, यह जो है एक अगले पड़ाव की शुरुआत होती है। ठीक ना। और देखिए आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो ऑप्शन में तत्पुरुष, द्विगु, दंड, क्रमधारय। तो देखिए राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा, क्योंकि हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि जब राधा कृष्ण में या पति पत्नी में बीच में डैश देखिएगा तो वो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए कुछ जो है समास के परिभाषा पूछते हैं। तो जैसे देखिए तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद देखिए द्विगु समास को बताए हैं कि जिस समास में संख्यावाचक का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उसके बाद देखिए कर्मधारय समास है। तो जिस समास का पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग के लिए बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स
नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं और आप लोग अपने तैयारी के लिए हमारा नोट्स जरूर लीजिए। बस हम आप लोग को जो है छोटा सा अमाउंट लेके मात्र 99 रुपये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और यह मेरा नंबर है 7050387142। इस पर आप 99 रुपये पेमेंट कर दीजिए, आपको सभी नोट्स मिल जाएगा। और आपको नोट्स अच्छा नहीं लगे तो हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। एक बार तो आप लेके जरूर देखिए, क्योंकि आप जो है बिहार बीएड में 1.5 लाख रुपया खर्च कीजिएगा और इस बार वैसे भी कंपटीशन बढ़ गया है, लगभग आपको 2 लाख से प्लस फॉर्म भराया है। तो आपको अच्छा से तैयारी करना चाहिए पूरा सटीक तरीका से, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग जरूर नोट्स लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है? तो ऑप्शन में हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मगही। तो देखिए इसमें से किस भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है? तो मगही को नहीं प्राप्त है, क्योंकि आपको बता देते हैं मगही कोई भाषा नहीं बल्कि बोली है। बोली में आपको जैसा कि बताए थे पिछले कई क्लास में, बोली हो जाता है आपको भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, पहाड़ी हो गया, यह बोलियां हैं बल्कि भाषा नहीं है। इसीलिए इन सबको जो है अभी तक संविधान में मान्यता नहीं मिला है। उसके बाद हिंदी को भी मान्यता मिला है, पंजाबी को भी मिला है और उर्दू को भी मिला है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन में मैं, कौन, कोई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो कोई हो जाएगा। यानी मान लीजिए आपके घर के गेट के बाहर कोई खड़ा है, तो आप बिना देखे हुए कहते हैं ना कि कोई होगा। मान लीजिए आपका कोई गेट नॉक कर रहा है यानी ढकढका रहा है, तो आप बिना देखे कहते हैं कि कोई हो सकता है, यानी आप अभी अनिश्चित है, ठीक है। मान लीजिए कोई तो आदमी है, मोहन, राम, सोहन, गीतांजलि, सना, या कोई भी लड़की या लड़का हो, ठीक है, या कोई महिला पुरुष हो, मगर उसके लिए क्या कहते हैं कि कोई होगा। यानी जिस भी संज्ञा के बदले आप जिस भी किसी शब्द का प्रयोग करते हैं उसे जो है सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसका नाम है मगर उसके लिए आप क्या कहते हैं कि कोई होगा, यानी अनिश्चित है, तो वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं जो हो गया आपको कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। कौन जो है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। और आपको बता दें कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 30 मार्च, 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून। तो देखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है, तो आप लोग को बताते हैं कि 30 मई 1886 को जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र, ठीक है, उदंत मार्तंड जो है उनका प्रकाशन हुआ था। और इसी दिन को याद में जो है 30 मई को याद में जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और यह जो है उदंत मार्तंड, इसके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन है? तो ऑप्शन में कंठ, तालु, नासिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देते हैं कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, यानी व्यंजन वर्ण यानी क वर्ग ले लीजिए, ट वर्ग ले लीजिए, च वर्ग, प वर्ग, जो भी है, ठीक है, तो उसके सबसे लास्ट में जो वर्ण होगा, जैसे पढ़ते हैं कि क, ख, ग, घ, अ, यानी जो सबसे लास्ट में है, या प, फ, ब, व, न, ये जो न है ना, आपको यह सब कहाँ से बोला जाता है? तो नासिका से बोला जाता है। यानी जितने भी आपको व्यंजन वर्ण है उसके सबसे लास्ट वाला जो वर्ण होता है वह आपको नासिका से बोला जाता है। तो यह भी न जो है आपको नासिका से बोला जाता है। उसके बाद देखिए क वर्ग जो है कर्ण से बोला जाता है, च वर्ग जो है तालु से बोला जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हमेशा घूमता रहता हो। तो देखिए आपको बताते हैं कि अनेक शब्द के एक शब्द से है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है यायावर, पर्यटक, बंजारा, खाना बदोश। तो देखिए जो हमेशा घूमता रहता हो उसे क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया भी क्वेश्चन है लगभग 2017 में, जब नालंदा विश्वविद्यालय बिहार बीएड का एग्जाम लेता था तो यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। और आप लोग क्या करते गलती, यहाँ खाना बदोश मार देते या आपको बंजारा मार देते, यह गलती कभी नहीं करना है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन में भारती, कौरवी, हरियाणवी, हिंदी। तो देखिए खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो कौरवी है। और हम कई बार बता चुके हैं कि हिंदी के खड़ी बोली की शुरुआत किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। और यह सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो ऑप्शन में वाक वीरता, दान वीरता, युद्ध वीरता, दया वीरता। तो देखिए सबसे प्राचीन वीरता क्या कहलाता है? तो युद्ध वीरता कहलाता है। चाहे भगवान राम के समय में हो या कोई भी प्राचीन समय में
हो तो सबसे पहले राजा महाराजा को युद्ध कौशल से देखा जाता है कि यह कितने वीर है, यह नहीं कि वह कितने दानी है, वह कितने दयावीर है, यह नहीं देखा जाता था। वह युद्ध में कितने माहिर है, वह कितने राज्य को हड़प लेता है, ठीक है, तो यह सब देखा जाता। तो सबसे प्राचीन वीरता कौन होता है, तो युद्ध वीरता होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगही किस उपभाषा की बोली है, तो ऑप्शन में राजस्थानी, नेपाली, उर्दू, बिहारी। तो देखिए मगही जो है किस उपभाषा की बोली है, तो बिहारी जो है उपभाषा की बोली है, और मगही आपको एक बोली है बल्कि भाषा नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी भाषा क्या है, तो ऑप्शन में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मैथिली। तो देखिए हिंद जो है आपको सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी भाषा क्या होता है, तो अंग्रेजी होता है। वहाँ का यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी है। वहाँ सब कुछ जो है अंग्रेजी में ही किया जाता है, ठीक ना। और जैसा कि आपको बताएं कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, और दूसरे स्थान पे कौन है, बंगाली है। और बिहार में सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोली जाती है, तो मैथिली बोली जाती है, ठीक है। और बिहार के इस दोनों भाषा को उर्दू हो गया, हिंदी हो गया और मैथिली, इस तीन भाषा को जो है संवैधानिक मान्यता मिला हुआ है बिहार में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो ऑप्शन में शब्द के पहले, शब्द के बीच में, शब्द के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के पहले होता है, और प्रत्यय का प्रयोग जो है शब्द के बाद में होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में समास, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या दो पदों के मेल से बनेगा तो उसे जो क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ कह रहा है दो या दो से अधिक पद हो जाएगा, या दो या दो से अधिक शब्द भी कह सकता है। तो यानी जो दो चार शब्द को एक शब्द में कर दे, यानी संक्षेप कर दे, वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और आपको बताए भी थे कि समास जो है संक्षेपण की प्रक्रिया है। और देखिए सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले दूसरे शब्द प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन में महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास, कालिदास। तो देखिए महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी है। और महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो जैन संहिता था। उसके बाद देखिए रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास जी है। उसके बाद देखिए कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ऋतु संहारम हो गया, मेघदूतम हो गया, यह सभी कालिदास जी की रचनाएं हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, तो ऑप्शन में बोली, लिंग, संख्या, संज्ञा। तो देखिए व्याकरण में जो है वचन का सही अर्थ क्या होता है, तो संख्या होता है। आपको बताते हैं कि हिंदी में जो है वचन के कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है। वहीं संस्कृत में अगर वचन के प्रकार पूछे तो तीन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में जिस क्रिया में दो कर्म रहे, जिस क्रिया में तीन कर्म रहे, जिस क्रिया में चार कर्म रहे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या तो ABC करके मार दीजिएगा, नहीं तो लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, क्योंकि यह हम कई बार आपको पिछले कई हिंदी के वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोग से यह क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, और हम आप लोग से अपेक्षा करते हैं कि इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।